के ऊपर बना हो। जमीन के अंदर 700 डिग्री सेंटीग्रेड तक की धधकती लपटें, जिनसे बनी दरारें इंसानों और घरों सबको निगल सकती हैं। अपने घर के नीचे धधकते कोयले के साथ रहना पूर्वी भारत के हजारों लोगों के लिए एक खौफनाक हकीकत है। भगवान की मर्जी है कि हम इसी नरक में जिएं और मरें। अमेरिका में भी भूमिगत आग कई शहरों को तबाह कर चुकी है। धीरे धीरे हर वो चीज खत्म हो गई जिसे मैं जानता था या जिसकी मुझे जिंदगी में आदत सी हो गई थी। दुनिया भर में हजारों जगहों पर कोयला खदानों में आग लगी हुई है। ये हमारी हवा में जहर घोलती हैं और ग्लोबल वार्मिंग की एक बड़ी वजह हो सकती है। दुनिया भर की कोयला खदानों की आग से लगभग 5 करोड़ कारों जितनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ऐसी आग को बुझाना महत्वपूर्ण है, लेकिन एक बार शुरू हो जाने पर इस पर काबू पाना नामुमकिन हो जाता है। इस अंडरग्राउंड इन्फर्नो को कैसे रोका जाए? ये नवजात बच्चे को आशीष देने का समारोह है। समझा जाता है कि ये आशीर्वाद इस बच्चे को हर तरह की बुराई से बचाएंगे। लेकिन इसकी नियति कुछ और है। इसके घर के बाहर परती जमीन है। 5 लाख से ज्यादा लोगों के सिर पर यही खतरा मंडरा रहा है। इस बच्चे का घर जहरीले धुएं से भरा है। ये दरारें इसके घर, इसके गांव और आखिरकार इसके शहर को निगल सकती हैं। झरिया शहर के ठीक बाहर जमीन से महज 20 मीटर नीचे कोयला खदानें 700 डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापमान पर जल रही हैं। ये समूचा गांव एक ज्वालामुखी जैसी जगह के ऊपर स्थित है, जिससे कभी भी लपटें फूट सकती हैं। यहां के ज्यादातर लोग जा चुके हैं, लेकिन कुछ लोग अंत का इंतजार कर रहे हैं। नदी पार कुजामा बस्ती कम से कम 3000 की संख्या में रहने वाला गांव था। इधर से आग आने के कारण यहां से एक दूसरे को जगह चले गए हैं और मात्र यहाँ 50-60 घर और बचे हुए हैं। यहाँ चारों तरफ आग ही आग है। आशा देवी 4 बच्चों की मां है। इनका आधा घर धंस चुका है। डरने से क्या फायदा है? भगवान की मर्जी है कि हम यहीं जिए और यहीं मरे। डरने से क्या होगा? किस्मत में जो लिखा है वही तो होगा।
ये अपने पूरे परिवार को साथ वाले कमरे में ले जा चुकी हैं। इनके घर का बचा खुचा हिस्सा कभी भी धंस सकता है, लेकिन यहां से ये जाना नहीं चाहती। इस गांव और झरिया कोल फील्ड की 500 से ज्यादा बस्तियों के लोगों के लिए ये एक जीता जागता नरक है जिसे उन्हें भुगतना ही है। तेरह 13,000 किलोमीटर दूर अमेरिका में पेंसिल्वेनिया के बीचों बीच सेंट्रेलिया शहर है। जॉन लोकाइटिस यहीं रहते हैं। कोयला खदान में काम करने वाला इनका परिवार 4 पीढ़ियों से सेंट्रेलिया में बसा हुआ है। ये मेरे परदादा की शादी की तस्वीर है जो 1910 की है, जॉर्ज और जूलियस लोकाइटिस। और ये फोटो है मेरे दादा दादी की, जॉर्ज और कैथरीन लोकाइटिस। मैं और मेरे दादाजी। इस फोटो में मेरे पिता और चाचा मेरे दादाजी के साथ हैं और ये मेरे माता पिता हैं। कोयला तो जैसे मेरे खून में है। ये 1940 के दशक का कोल स्टोव है और इससे मैं घर को गर्म रखता हूं। तो आप कह सकते हैं कि कोयले से तो वाकई हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। पेंसिल्वेनिया स्टेट पुलिस में अकाउंटेंट का काम करने वाले जॉन हर रोज अपने काम पर आने जाने के लिए 200 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं, क्योंकि आज सेंट्रेलिया में इनके लिए काम नहीं है। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। 1980 के मध्य तक सेंट्रेलिया 1100 लोगों वाला एक आबाद कोल माइनिंग शहर था। यहां पर सभी लोग एक दूसरे से अच्छी तरह वाकिफ थे। सड़क पर गुजरते समय सारा इलाका एकदम आबाद लगता था। ज्यादातर 2 मंजिले या उससे कुछ छोटे घर थे और वो सब इस जगह यहां तक आते थे। और इधर सड़क के इस तरफ भी मकान थे। यहां बहुत सारे मकान थे। मकान शहर के पश्चिमी छोर तक जाते थे। ये किसी और शहर जैसा ही था। यहां कई चर्च, गैस स्टेशंस और दुकानें वगैरह थीं। और अब यहां पर सिर्फ 11 लोग हैं और कोई कारोबार नहीं है। 1962 में सेंट्रेलिया की एक भूमिगत कोयला खदान में आग लग गई। कुछ ही वर्षों में जमीन की दरारों से धुआं निकलने लगा। जॉन का जन्म 1970 में हुआ। ये जहरीले धुएं में सांस लेते हुए ही पले बढ़े। ये पूरा इलाका एकदम हरा भरा था और यहां ढेर सारे पेड़ थे। और धीरे धीरे आग यहां तक पहुंच गई। आग सतह के इतना करीब थी कि कई पेड़ों में आग लग गई और यहां जंगल जलने लगे। सेंट्रेलिया धंसने लगा। यहां के हाईवे में दरारें पड़ गईं और वो भी धंस गया। आग तेज होने के साथ साथ पेड़ सफेद पड़ गए और मुरझा गए। मेरा घर यहां से लगभग 2 ब्लॉक्स दूर है। वहां पेड़ के पीछे वो बड़ा सा सफेद मकान। और अभी मैं खदान की आग के शायद सबसे करीब रहने वाला शख्स हूं। जॉन समेत सिर्फ 10 बाशिंदों वाला सेंट्रेलिया आज एक वीरान शहर है। दुनिया के सबसे बड़े कोयला भंडार अमेरिका में हैं, लेकिन इस देश में अलास्का से अलाबामा तक सैकड़ों जगह पर खदानों में आग लगी हुई है। सबसे ज्यादा प्रभावित स्टेट पेंसिल्वेनिया है, जहां 38 जगहों पर ऐसी आग लगी हुई है। इस बर्बादी की शुरुआत तब हुई जब कोयला खदान के पास कूड़े में आग लगाई गई और वही आग कोयला खदान तक पहुंच गई। लेकिन कोयला खदानों में आग सिर्फ इंसानी गलतियों की वजह से नहीं लगती। कोयला बहुत ज्वलनशील होता है और 30 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे कम तापमान पर भी ये अपने आप सुलग सकता है। वैज्ञानिक इसे स्पॉन्टेनियस कंबस्शन कहते हैं। कोयला हवा के संपर्क में आने पर गर्मी छोड़ने लगता है। ये गर्मी जब जलने लायक तापमान पर पहुंचती है तो कोयले के चूरे में आग लग जाती है।
भूमिगत आग कई वर्षों यहाँ तक कि दशकों तक इस तरह जलती रह सकती है कि सतह पर इसका कोई संकेत नहीं दिखता। आखिरकार आग के ऊपर की जमीन धंस जाती है और आग सब कुछ निगल जाती है। घर, पेड़ पौधे, यहाँ तक कि लोगों को भी। दुनिया भर में कोयला खदान वाले देशों में लाखों लोगों को इस भूमिगत आग से खतरा है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, रूस, चीन या फिर भारत। आखिर इन्हें कैसे बचाया जा सकता है? ये फायर फाइटर्स उलझन से जूझ रहे हैं। ये ऐसी आग को समझने और काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं जो इन्हें दिखाई भी नहीं देती। राजू एक रिमोट सेंसिंग एक्सपर्ट हैं। ये एक छोटे ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के जरिए कोयले की भूमिगत आग की स्थिति नापते हैं। ये उपकरण उपग्रहों से सिग्नल हासिल करता है। राजू पहले और अभी की स्थिति की तुलना करके हिसाब लगाते हैं कि आग कहां तक फैल चुकी है। राजू 1 साल से ज्यादा समय से इस आग की रफ्तार को नाप रहे हैं। इतने समय में यह आग गांव की दिशा में कम से कम 20 मीटर बढ़ चुकी है। राजू आग की बढ़ती हुई रफ्तार को नापते हैं, जबकि जियोलॉजिस्ट वीके सिंह एक थर्मल गन से इसकी इंटेंसिटी को नापते हैं। ये दूर से तापमान रिकॉर्ड कर सकने वाला एक डिजिटल थर्मोमीटर है। यहां जमीन की सतह पर तापमान लगभग 60 डिग्री सेंटीग्रेड है। सतह से कुछ ही मीटर नीचे तापमान 300 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है। फायर फाइटर्स इस बात से परेशान है कि ये आग फैल रही है। इसे जल्दी से जल्दी काबू में करना जरूरी है, नहीं तो गांव तबाह हो जाएगा। कई अन्य गांवों का भी यही हश्र होने वाला है। पूर्वी भारत में झारिया कोल फील्ड 450 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा इलाके में फैला हुआ है। ये वॉशिंगटन डीसी से लगभग 3 गुना बड़ा है। झारिया की खदानों से 100 साल से भी ज्यादा समय से कोयला निकाला जा रहा है, लेकिन यहां मौजूद 19 अरब टन के कोयला भंडार का लगभग 3/4 हिस्सा अभी भी जमीन के अंदर है। सबसे ज्यादा यहां कुकिंग कोल मिलता है, जो कि स्टील के उत्पादन में काम आता है। अब भी कोयले की खुदाई में काफी फायदा है और जहां काम होता है वहां लोग आते ही हैं। आज खतरे के बावजूद झारिया कोल फील्ड में 10 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर 2000 से ज्यादा लोग। ये दुनिया में सबसे घनी आबादी वाले कोल फील्ड में से एक है। झारिया की कोयला खदान की पहली आग का पता 1916 में यहां भावड़ा में लगा था। ये आग अब भी जल रही है। स्थानीय लोग कहते हैं कि बंद पड़ी खदानों में अवैध शराब बनाने के कारोबार से ये आग लगी थी। अवैध कारोबारी अपनी भट्टियों की आग बुझाए बिना ही छोड़ देते थे। ऐसी ही एक आग ने हमेशा के लिए झारिया की नियति बदल दी। आज भूमिगत आग हर तरफ से झारिया शहर की ओर बढ़ रही है। यहां आफत कभी भी आ सकती है।
झारिया शहर से 1 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित ये स्कूल भूमिगत आग का कहर झेल रहा है। इसमें पढ़ने वाले 1700 बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। स्कूल की इमारत झुकने लगी है और सड़क के पार आग चल रही है। झारिया शहर के उत्तर में 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर इस इलाके के सबसे पुराने कॉलेजों में से एक कॉलेज मौजूद है। यहां 5000 छात्र पढ़ते हैं। आग इस कॉलेज की 4 दीवारी तक पहुंच चुकी है। सरकार ने इस कॉलेज को बंद करने का नोटिस दे दिया है। कॉलेज से सिर्फ 200 मीटर के डिस्टेंस पर फायर है और वो फायर कॉलेज की तरफ बढ़ रहा है। कॉलेज से 1 किलोमीटर दूर झारिया स्टेशन है। छह साल पहले तक यही स्टेशन झारिया में परिवहन की जीवन रेखा था। अब यहां रेलगाड़ियां नहीं आती। आग के फैलाव को रोकने के लिए पटरियां भी हटा ली गई हैं। झारिया स्टेशन से आधा किलोमीटर दूर स्थित इस पेट्रोल पंप को सरकार ने बंद करवा दिया था। लेकिन इसके मालिक ने कानूनी दांव पेच का फायदा उठाकर इसे फिर से शुरू कर लिया है। झारिया के आसपास ऐसे 4 पेट्रोल पंप्स को आग से खतरा है। इस आग की चपेट में आने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। कुछ महीने पहले नवविवाहित मीना दूध लाने के लिए घर से निकली थी। बारिश की वजह से जमीन पर फिसलन हो गई थी। वो फिसलकर एक ऐसी ही दरार में गिर गई जिसमें आग धधक रही थी। कुछ ही सेकंड्स में सब कुछ खत्म हो गया। एक ऐसी ही घटना ने पेंसिल्वेनिया में एक छोटे से शहर का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। टॉड डॉम्बॉस्की सेंट्रेलिया में ही पले बढ़े हैं। ओह, ये कमाल की जगह हुआ करती थी। ये बहुत अच्छा शहर था। यहाँ करने के लिए काफी कुछ था। हम खाली समय में ट्री हाउसेस बनाते थे। इस तरह की काफी एक्टिविटीज थी। यहाँ पर स्कूल हुआ करता था जहाँ बेसबॉल ग्राउंड था और हम लीग बेसबॉल खेलते थे। सबके घरों के लॉन्स बिल्कुल सजे सवरे रहते थे। लोग छोटे छोटे बागीचे लगाते थे। सब कुछ ऐसा था जैसे टीवी पर दिखाया जाता है, एकदम सजा सवरा हुआ। यहाँ से गुजरने पर यहाँ के लोग घर से बाहर निकलकर ताजा कुकीज या सोडा वगैरह ऑफर करते थे। और यही वो जगह है जहां मेरी दादी रहा करती थी। मुझे याद है कि हर रोज स्कूल से लौटकर मैं यहां दादी के अहाते में चला आता था। 1980 में वैलेंटाइंस डे को इसी जगह पर तुम्हारे डैड दरार में बुरी तरह फंस गए थे। चलो पास से देखते हैं। जरा संभल कर। सीट बेल्ट अंदर कर देता हूं, 1 मिनट। अब चलते हैं। 12 वर्षीय टॉड उस दिन अपनी एक रिश्तेदार के साथ इसी जगह पर खेल रहे थे। मैंने देखा कि यहां पर जमीन से धुआं निकल रहा था। मैं सिर्फ ये देखने गया था कि कहीं वहां आग तो नहीं लगी है। मैं जानता था कि वो कोयले की खदान की आग थी, लेकिन जब मैं गौर से देखने के लिए झुका तो यहां मेरा पैर धंस गया और उसके बाद दूसरा भी धंस गया। ये जगह एकदम धंस गई, इस तरह जैसे मूवीज में होता है। फर्क सिर्फ इतना था कि ये धीरे धीरे हो रहा था। मैंने अपने हाथ पैर लगाकर रुकने की कोशिश की, लेकिन ये पूरी जगह धीरे धीरे बस धंसती ही जा रही थी। ये करीब
30-40 सेकंड तक चला होगा। अगर ये 1-2 मिनट और चलता तो मैं अंगारों में झुलस कर मर जाता। मुझे नहीं लगता कि उस दिन मैं किसी भी हाल में बच सकता था। मैं नहीं बता सकता कि उस समय सांस लेने में मुझे कितनी दिक्कत हो रही थी। मैं मदद के लिए पूरी ताकत से एरिक को आवाज लगा रहा था। मेरी मदद करने के लिए मेरा कजन जमीन पर लेटकर मेरे पास पहुंचा। तो इस हादसे से मेरी दुनिया पूरी तरह एक ही पल में बदल गई और मैं खुद को एकदम असुरक्षित महसूस करने लगा। इससे बाकी लोगों को भी संकेत मिल गया। ज्यादातर लोग मेरे माता पिता की उम्र के थे और उनके भी छोटे छोटे बच्चे थे। वो सब यहां से किसी और जगह जाने के बारे में सोचने लगे। इससे पहले लगभग 20 सालों के दौरान फायर फाइटर्स 8 बार सेंट्रेलिया की आग को बुझाने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम रही और आग धधकती रही। लोग बेचैन हो गए। आखिरी उपाय के रूप में एक्सपर्ट्स ने आग और शहर के बीच एक खाई बनाने की सलाह दी। ये 1 किलोमीटर से ज्यादा लंबी और 45 मंजिला इमारत से ज्यादा गहरी होने वाली थी। इस पर $66 करोड़ का खर्च आने वाला था। इसके बावजूद सेंट्रेलिया के बचने की कोई गारंटी नहीं थी। सरकार ने इसकी बजाय सेंट्रेलिया के लोगों को दूसरी जगह पर बसाने का फैसला किया। लोगों की जायदाद का मुआवजा देकर सरकार ने जमीन ले ली। शहर की लगभग 600 इमारतें गिरा दी गईं। सेंट्रेलिया की आग को अपने आप बुझने के लिए छोड़ दिया गया। टॉड हमेशा के लिए सेंट्रेलिया से चले गए। कुछ गिने चुने लोगों ने ही यहां बसे रहने का फैसला किया। इनमें से ज्यादातर लोग बूढ़े थे और ये फिर से नई जिंदगी नहीं शुरू करना चाहते थे। जॉन के माता पिता ने यहीं रहने का फैसला किया। उस समय जॉन 10 साल के थे और ये सेंट्रेलिया के सबसे कम उम्र के बाशिंदे थे। मेरे दोस्त चले गए, रिश्तेदार चले गए और पड़ोसी भी धीरे धीरे यहां से चले गए। मैं उन्हें देखता रहा। लोगों के जाने के बाद इमारतें गिरा दी गईं, कारोबार बंद हो गए। धीरे धीरे हर वो चीज खत्म हो गई जिसे मैं जानता था या फिर जिस चीज की मुझे आदत सी हो गई थी। सेंट्रेलिया में लोकाइटिस समेत सिर्फ 10 लोग बचे हैं। आज इस शहर का पोस्ट कोड भी नहीं है, लेकिन जॉन अपने इस शहर की मौत को स्वीकार नहीं करना चाहते। झारिया के लोग भी इस बात से वाकिफ हैं कि एक ना एक दिन आग उन तक भी पहुंच जाएगी, लेकिन वो इस पर यकीन नहीं करना चाहते। वो कई पीढ़ियों से यहां रहे हैं और उनके अतीत की यादें और उनके सपने उन्हें यहां आज तक रोकने के लिए काफी हैं। इसके अलावा उन्हें नए घर और नौकरी के लिए माइनिंग कंपनी के जुबानी वादों पर भी भरोसा नहीं है। यहाँ से हम लोग रह रहे हैं इसलिए हम लोग का रोजगार है। वादे बहुत कर रहे हैं लेकिन करेंगे नहीं कुछ। जगह नहीं दिया तो फिर क्या करेगा? कहाँ जाकर रहेगा? अगर यहाँ साड़ा देगा तो जैसे कुत्ता जैसे नहीं रहता है, कहीं कंटा वारे तर रहता है, उस तरह से हम लोग के रहने पड़ेगा। झारिया के लिए समय खत्म हो रहा है। हाल ही में ये मकान आधी रात को धंस गए। छह बच्चों समेत 10 लोग नींद में ही जिंदा दफन हो गए। सेंट्रेलिया की तरह वीरान होने तक झारिया के पास कितना समय है? 5 साल, 10 साल, कोई नहीं जानता।
सोमवार मिशन नेवी पर देखिए कौन पहुंचा टॉप 5 में। ये है एकेडमी में उनका पहला दिन और कुछ को खुद पर शक भी होने लगा है। क्या ये इंडियन नेवी के भरोसे पर खरे उतर पाएंगे? सैमसंग मोबाइल प्रेजेंट्स मिशन नेवी पावर्ड बाय आइडिया, सोमवार रात 9 बजे सिर्फ नेशनल जियोग्राफिक चैनल पर। Presented by World of Omnia. Powered by Idea. Fever 104. It's all about the music. Travel partner SpiceJet. And outdoor media partner Pioneer Publicity. Was an ordinary day. Then you came my way. Looking so fine. Oh, you were divine. Now I'm stuck at the sight of you. 'Cause I'm stuck at the sight of you, baby, stuck at the thought of you, stuck. The new Fiat Linea. Admiration guaranteed. हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? How dare you? क्या किया मैंने? क्या किया? किस सास से इस तरह से बात करती हो? What do you think of yourself? मेरी क्या गलती है? Shut up! Shut up! गलती अब मैं करता हूँ। झूठ बोलने की आदत पड़ गई है तुमको। Just because I don't say anything. तुमको बस एक ही भाषा समझ में आएगी, एक ही। एक और बार अगर ऐसा हुआ ना तो मैं एक फोन कर सकता हूं? हेलो जी हाँ, मैंने ही फोन किया था। घरेलू हिंसा को रोको, बेल बजाओ। For smooth rides, switch to Servo lubricants. Servo, 100% performance every time from Indian Oil. HIV अवस्था का ज्ञान, सलाह जांच केंद्र। बेटा एक सलाह दूं? निकल लेते हम। सलाह के लिए ही तो आया हूँ, पर तुम्हारी नहीं। गोपनीयता यानी बात सिर्फ मेरे तक ही रहेगी। लूट लेंगे, लूट। कितना लगेगा? फ्री है। सरकारी अस्पताल में ये टेस्ट फ्री है। सलाहकार दोस्त टेस्ट से पहले HIV एड्स के बारे में समझाता है। तो आप टेस्ट के लिए तैयार हैं? नहीं। हाँ बेटा, बहुत दर्द होगा। ड्रामेबाज। नहीं। दर्द बिल्कुल नहीं हुआ। नतीजे के समय सलाहकार फिर से सलाह देता है। नतीजे देखें? जी। दिखा ना मेरे लिए। हाँ, ये सिर्फ मेरे लिए, समझे? ये टेस्ट कोई हवा नहीं है। टेस्ट करवाओ और डर का भूत भगाओ। Today I'm in the lovely town of Bournville, holding a Bournville. Now they have a tradition here. Listen to the snap, take in the aroma, but before you can eat it, you have to ask yourself, have you earned it? British mumbo jumbo. Have I earned it? No! But I'm going to eat it anyway. Made from precious Ghanaian cocoa comes a dark chocolate so fine, you don't just buy a Bournville, you earn it. Rajasthan Tourism, the incredible state of India. अगर आपके पड़ोस में घरेलू हिंसा की चीख सुनाई देती है तो रुकिए मत, उस घर तक जाइए और बेल बजाइए ताकि सामने वाले को पता हो कि हमें पता है। Hey, don't we need fuel? Stop at nothing.
साथ साथ खेल खिलाने से HIV नहीं होता। ऊंची ऊंची ज्योमेट्री को साथ साथ सुलझाने में भी HIV नहीं होता। क्रिकेट की गेंद को चमकाने से भी HIV नहीं होता। और गोल की खुशियों का जश्न मनाने से भी HIV नहीं होता। HIV पॉजिटिव बच्चों के साथ खेलने, खाने या रहने से HIV नहीं फैलता। तो फिर इन बच्चों से दूरी क्यों? ये आपके प्यार के हकदार हैं। HIV, एड्स के बारे में सही जानकारी रखिए। फ्लिप इट। मच बेटर सर। सर घुमा के देखते हैं। बिंगो मैड एंगल्स का चारी मस्ती, आम के अचार और मैड एंगल्स का क्रेजी कॉम्बिनेशन, हर एंगल से The day is coming, the drums are drumming. If you know one, say a prayer. Over there, over there, where someone has to die. पूर्वी भारत में कोयला खदानों की आग अपनी राह में आने वाली हर चीज को निगल रही है। आज झारिया शहर भूमिगत आग से घिर चुका है और यहां 5 लाख से ज्यादा लोगों का वजूद खतरे में है। कोयले की ढुलाई रेलगाड़ी से होती है। झारिया के लोगों के लिए रेलवे ही जीवन रेखा है, लेकिन खदान की आग में इनका एक प्रमुख रेलवे स्टेशन और एक लाइन खत्म हो चुकी है और अब भूमिगत आग इसकी तरफ बढ़ रही है। फायर फाइटर्स झारिया की बाकी लाइनों को हर हाल में बचाना चाहते हैं। हर आग को चलने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है: हवा, ईंधन और चिंगारी पैदा करने लायक गर्मी। फायर फाइटर्स इसे फायर ट्रायंगल कहते हैं। किसी भी आग से जूझने के लिए इस ट्रायंगल को तोड़ना जरूरी है। इस रेलवे ट्रैक को बचाने के लिए फायर फाइटर्स आग की राह से कोयले हटाकर फायर ट्रायंगल को तोड़ेंगे। ये लोग आग को रेलवे ट्रैक से दूर रखने के लिए 270 मीटर लंबी और 30 मीटर गहरी खाई बना रहे हैं। इस प्रक्रिया को ट्रेंचिंग कहते हैं। रिमोट सेंसिंग एक्सपर्ट राजू खाई की दूसरी तरफ यानी आग की चपेट में आए हिस्से के भूमिगत तापमान को नापते हैं। ये एक फायर प्रूफ केबल से जुड़े थर्मामीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इसे जमीन में बनाए गए एक सुराख में डालते हैं जो सीधे चलती हुई खदानों तक जाता है। इनके नतीजों से पता चलेगा कि ट्रेंचिंग कारगर है या नहीं। इन्हें यह देखकर चैन पड़ा है कि जमीन के भीतर का तापमान सिर्फ 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। वहां आग तो है, लेकिन यह बहुत हल्की पड़ चुकी है। लेकिन एक सुराग से मिली जानकारी से किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता। आग पर नजर रखने के लिए फायर फाइटर्स खदान के समूचे इलाके में कई और सुराग बना रहे हैं। कम तापमान का अर्थ है कि आग बुझ चुकी है। जियोफिजिसिस्ट सिंह और इनकी टीम खाई की दूसरी तरफ है। इनकी पैमाइश से कहीं कोई आग के लक्षण नजर नहीं आते। खाई के बराबर से गुजरने वाली रेलवे लाइन फिलहाल सुरक्षित है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कई बार खाई बनने से पहले ही आग उसे पार कर जाती है। ऐसे में लाइंस को हटाने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाता।
फायर फाइटर्स अब हटाई गई लाइनों के नीचे से चलते हुए कोयले निकाल रहे हैं। ये बहुत आसान नहीं है क्योंकि नीचे सुलगते हुए कोयले से भरी खदान है। जरा सी चूक से इंसान और मशीन दोनों गायब हो सकते हैं। पानी और कूलेंट के एक मिश्रण से कोयले को ठंडा किया जाता है। ये प्रक्रिया आग को बुझाने के साथ साथ कोयले को जलकर राख हो जाने से भी बचाती है। इस कोयले को साफ करके दोबारा ईंधन की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। झारिया के खदानों में लगी आग में अब तक 3 करोड़ 70 लाख टन कोयला खाक हो चुका है। इन आगों का पता लगाना और इन पर काबू पाने की कोशिश झारिया के फायर फाइटर्स के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। इन घरों के नीचे हो सकता है कुछ खाली पड़ी खदानें हों, लेकिन फायर फाइटर्स के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि 1971 तक झारिया में कोयला निकालने का काम निजी कंपनियों के पास था और वो माइनिंग का मुकम्मल रिकॉर्ड नहीं रखती थीं। ये गांव बड़ी बड़ी तरारों और ऐसी खाइयों से घिरा हुआ है जहां जमीन धंस चुकी है। नक्शा बनाने वाली टीम को यह पता लगाना है कि कितनी जमीन धंस चुकी है। कितना हुआ? ये है 1.2 मीटर। क्रैक विड्थ 1 मीटर से ज़्यादा है और अंडरग्राउंड में क्या हो रहा है ये कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए सब्सिडेंस इतना ज़्यादा होने का मतलब है कि अगर फायर यहाँ आ गया तो आगे क्या होगा ये कुछ नहीं बता सकते हैं। इसे और धंसने से बचाने के लिए फायर फाइटर्स सैंड स्टोइंग तरीके का इस्तेमाल करते हैं। इसमें रेत और पानी के मिश्रण को जमीन के भीतर डाला जाता है। भीतर जम जाने पर यह मिश्रण सतह को सहारा देता है। ये ऑक्सीजन को आग तक पहुंचने से रोककर फायर ट्रायंगल को भी तोड़ देता है। सैंड स्टोइंग झारिया में इतनी आम बात है कि लोग इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। यहां एक जोड़ा शादी के बंधन में बंध रहा है। इनके लिए एक नए सफर की शुरुआत होने वाली है, लेकिन पास ही फायर फाइटर्स रेत और पानी के मिश्रण को इस उम्मीद में जमीन के अंदर डाल रहे हैं कि भीतर लगी आग का सफर शायद थम जाए। जमीन धंसने और आग की वजह से पूरे इलाके को खतरा है, लेकिन यहाँ के लोगों के पास काम करने और जीने के अलावा और कोई चारा नहीं है। लेकिन जॉन लोकाइटिस जैसा कोई युवक क्यों एक मरते हुए शहर के साए में रहना चाहता है? जॉन के पूर्वज सेंट्रेलिया में ही दफन हैं। जॉन ने भी यहां के कब्रिस्तान में अपने लिए एक जगह रिजर्व रखी है। ये मेरे दादा दादी का मकबरा है। मैंने यहाँ ऐसी कई चीजों के प्रतीक रखे हुए हैं जो उनके लिए अहम थे। यहाँ वेस्ट पार्क स्ट्रीट में स्थित हमारे घर का एक मॉडल है और मेरे दादा दादी की खदान की भी एक प्रतिकृति है। यहाँ रहने की मेरी ख्वाहिश बहुत जबरदस्त है क्योंकि इस जगह से मेरे परिवार का गहरा रिश्ता रहा है। मेरी जड़ें यहीं पर हैं, यही मेरा घर है। जॉन का ये शहर अब वैज्ञानिकों के लिए एक खुली प्रयोगशाला बन चुका है। ईस्ट जॉर्जिया कॉलेज के जियोलॉजिस्ट ग्लेन स्ट्रैकर और इनकी फील्ड एसोसिएट मेलिसा नॉल्टर कई वर्षों से यहां की आग के अध्ययन में जुटे हुए हैं। हम यहाँ कोयले की आग से निकली गैस में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा का पता लगा रहे हैं। जरा देखो कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी तेजी से बढ़ रही है। यहाँ इसकी मात्रा वाकई बहुत ज्यादा है। यह तो वास्तव में कमाल है। मैं ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैसेस की बात करता हूँ। ये तो शायद इस पैमाने से भी बाहर निकल जाएगा। हाँ, आपने सही कहा। वैसे ये अब तक की हमारी सबसे ज्यादा रीडिंग है ना? हाँ, ये अब तक की सबसे ज्यादा है। ये देखो, यहाँ ये
नीला रंग बता रहा है कि यहाँ कोयले की आग के गैस में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा है। ये 1.5 वॉल्यूम % है। जहां तक कार्बन मोनोऑक्साइड की बात है तो मेरी रीडिंग ये बताती है कि ये एक जहरीली गैस है और इसकी मात्रा यहाँ प्रति मिलियन 50 अंश है। अमेरिका की एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के मुताबिक 8 घंटे के दौरान अगर प्रति मिलियन 35 अंश भी शरीर में जाए तो ये जहरीला हो सकता है, और यहाँ तो कुछ ही सेकंड्स में ये प्रति मिलियन 50 अंश है। कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड सतह के ठीक नीचे कोयले के जलने के संकेत हैं और यहाँ यही हो रहा है। ये आग बिल्कुल सक्रिय है और जिंदा है। ये दोनों गैसें प्रदूषण फैलाती हैं और इनसे सेंट्रेलिया की हवा दूषित हो रही है। ये गैसें वायुमंडल में मिलकर उसे भी प्रदूषित करती हैं और उनका परिणाम सिर्फ यहाँ तक नहीं बल्कि दूसरे इलाकों में भी नजर आता है। लंबे समय तक इन गैसों के संपर्क में रहने पर कार्बन मोनोऑक्साइड का जहरीला असर और ब्रोंकाइटिस और टीबी जैसी बीमारियां हो सकती हैं। इससे स्ट्रोक और दिल की बीमारियां भी हो सकती हैं। यहां आग जिंदा है और फैल भी रही है। इसके बावजूद आसपास के शहरों के बाशिंदे अपना कूड़ा कचरा यहीं पर डालते हैं। पेंसिल्वेनिया डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन यहां आग की बढ़त पर नजर रखता है। यह आग 13 किलोमीटर लंबी कोयले की एक भूमिगत पट्टी यानी सीम में लगी हुई है और ये दोनों छोर पर हर साल लगभग 36 मीटर आगे बढ़ जाती है। लेकिन इस आग को बुझाने की कोई योजना नहीं है। डिपार्टमेंट को लगता है कि इससे आसपास के शहरों को कोई खतरा नहीं है। जब किसी खास इलाके में आग शुरू होती है तो सबसे पहले यह देखा जाता है कि ये आग किन किन इलाकों में सबसे ज्यादा फैल सकती है। जब आग के फैलाव की आशंका वाले इलाके का पता चल जाता है तो आप इसे वहां तक फैलने से रोकने की योजना या रणनीति अच्छी तरह से बना सकते हैं। आप इसे एक सीमित जगह तक रोक सकते हैं और ऐसे में इस आग को बुझाने की ज्यादा संभावना रहती है। पश्चिम झारिया में आग की वजह से हाल ही में हुए एक हादसे में लगभग 53 खदान मजदूर एक खदान में फंस गए थे। हो सकता है कि खदान में मीथेन गैस जमा हो गई हो और विस्फोट हो गया हो। पूरे 2 दिन बाद बचाव कर्मी 50 लाशें निकाल पाए। ये सभी कोयले की धूल से ढकी हुई थीं और इतनी बुरी तरह से जल चुकी थीं कि उनकी पहचान भी मुश्किल थी। ये वही जानलेवा चीजें हैं जो खदान में लगी आग से हर रोज हवा में घुल रही हैं। आज इन माइनर्स ने पाया है कि एक माइन शाफ्ट से असामान्य मात्रा में गैस निकल रही है। यहां कोई बड़ा हादसा हो सकता है। आठ 800 माइनर्स की जान जोखिम में है। फायर फाइटर्स के सामने अब एक मुश्किल काम है। इन्हें माइनर्स को निकालने के साथ साथ आग और धुएं को खदान के दूसरे हिस्सों तक फैलने से भी रोकना है। ये एक रणनीति बनाते हैं। ये आग को खदान के भीतर ही रोकना चाहते हैं। इसके लिए एक बैरियर बनाया जाएगा। हमारा मकसद ये है कि हम आइसोलेशन स्टॉपिंग करें, मगर ईंट और कंक्रीट की दीवार खदान की उस सुरंग में हवा को नहीं जाने देगी जिसमें आग लगी हुई है। ऑक्सीजन के बिना आग ज्यादा देर तक नहीं जल सकती। इस प्रक्रिया को आइसोलेशन स्टॉपिंग कहते हैं। फायर फाइटर्स कुछ सुराख छोड़ देते हैं ताकि समय समय पर गैस के नमूने लिए जा सकें।
इससे ये भी पता लगाने में मदद मिलती है कि आग बुझ रही है या नहीं। कई बार आइसोलेशन स्टॉपिंग काफी नहीं होती, आग में कूलेंट्स भी डालना पड़ता है। खासकर गांवों और नदियों जैसी जगहों के पास मुश्किलें होती हैं। ऐसे में बहुत जरूरी होता है कि आग में कूलेंट्स डाली जाएं। लिक्विड नाइट्रोजन शेविंग फोम की तरह लगता है। ये ताकतवर कूलेंट फायर ट्रायंगल के तीसरे तत्व यानी गर्मी पर हमला करता है। लिक्विड नाइट्रोजन का उत्पादन एक प्लांट में होता है और इसे लंबे पाइप्स के जरिए आग वाली जगह तक पहुंचाया जाता है। फायर फाइटर्स गर्मी कम करने और आग को अलग थलग करने में कामयाब हो गए हैं। अब खदान और इसमें काम करने वाले लोग फिलहाल सुरक्षित हैं। लेकिन आग लगने पर उसे बुझाने का उपाय करना एक अस्थायी तरीका है। आग के फैलाव को रोकने के लिए पहले ये समझना जरूरी है कि इस आग का व्यवहार कैसा है। जर्मन वैज्ञानिक म्यूनिख में यही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जर्मन रिमोट सेंसिंग डेटा सेंटर DLR म्यूनिख के पास वेसलिंग में स्थित है। ये वैज्ञानिक 6000 किलोमीटर दूर चीन की कोयला खदानों में लगी आग का पता लगाने के लिए लेटेस्ट सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। जर्मन सैटेलाइट बर्ड पृथ्वी के ऊपर तापमान में बदलावों का पता लगाने के लिए एक थर्मल सेंसर से युक्त एक खास किस्म का रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। यह सैटेलाइट कोयला खदानों से सतह पर निकली गर्मी का पता लगा लेता है। इस जानकारी को वास्तविक कोयला भंडारों के आंकड़ों से मिलाकर वैज्ञानिक भूमिगत आग के आकार का अनुमान लगा सकते हैं। बर्ड ने अब तक चीन के दूर दराज वाले इलाकों में कई ऐसी कोयला खदानों की आग का पता लगाया है जिनकी अब तक कोई जानकारी नहीं थी। ज्यादा तापमान वाले इलाकों का पता लगाने के बाद वैज्ञानिकों को अंदाजा लगाना होता है कि आग का व्यवहार कैसा होगा। इसके लिए ये एक एनिमेटेड फायर मॉडल बनाते हैं। हेलो, मैं स्टेफान को साथ लाया हूँ। हेलो। स्टेफान को सैटेलाइट इमेजेस से नए नतीजे मिले हैं। हाँ, शायद मैं आपको यहाँ उसकी स्थिति दिखा सकता हूँ। ये हॉटस्पॉट अब 2 हॉटस्पॉट में फैल चुका है जो पूरब की ओर बढ़ चुके हैं। अब सवाल ये है कि मॉडलिंग में क्या किया जा सकता है। हम इस सिचुएशन के लिए 2 डायमेंशनल सेटअप बना सकते हैं। फायर मॉडल्स बनाना आसान नहीं है। हेलो, मेरे पास रूलाह के 2 स्टोन्स हैं, ये देखिए। मौके से हासिल चट्टान और कोयले के नमूनों की इस बात के लिए जांच की जाती है कि गर्मी और आग के साथ वो कैसी प्रतिक्रिया करते हैं। वैज्ञानिकों को आग वाली जगह से निकलने वाली गैस की मात्रा का भी हिसाब लगाना होता है और गैसों की रासायनिक बनावट का भी पता लगाना पड़ता है। उन्होंने ऐसी जगहों पर ऑटोमेटिक गैस एनालाइजर्स लगा दिए हैं। सारे डेटा को कंप्यूटर में डाल देने पर फायर मॉडल लगभग तैयार हो जाता है। यह असली आग का 2D रिप्रेजेंटेशन है। सतह से ऑक्सीजन गैस खदान के भीतर पहुंच रही है जिसे नीले रंग में दिखाया गया है। यह आग को भड़का रही है जैसा कि केंद्र में फैलते हुए हॉटस्पॉट से पता चलता है। यह फायर मॉडल एक अर्ली वार्निंग सिस्टम की तरह काम करता है। इसके जरिए वैज्ञानिकों को आग के फैलने के रास्ते और उसकी रफ्तार का अंदाजा लगाने और उसे रोकने के उपाय करने में मदद मिलती है। लेकिन यह टेक्नोलॉजी अभी परीक्षण के चरण में ही है। यह दुनिया भर की खदानों में लगी आग से जूझने वालों की मदद कर सकती है, लेकिन क्या यह काफी होगी या फिर यह बहुत देर से किया गया एक छोटा सा उपाय साबित होगा? इस हफ्ते
ये है एक जंग आतंकवाद के खिलाफ। इसमें हार की कोई गुंजाइश नहीं। कौन से हैं वो तरीके और अचूक हथियार जो करेंगे मुकाबला आतंक का? चलिए सीधा एक्शन जोन में, जहां जिंदगी और मौत के बीच फासला बहुत ही कम है। टेरर टैक्टिक्स इस हफ्ते रात 8 बजे ब्रांड न्यू संडे में सिर्फ नेशनल जियोग्राफिक चैनल पर। Brought to you by Enduro 3 The Adventure Race and Virgin Mobiles. पैसा निकाल। क्यों दो पैसे? शराब पीने के लिए ना। शराब पियो या कुछ नहीं, तेरे बाप का क्या जाता? पैसा दे। पैसा देती है ना? क्या है? बॉल। कोई बॉल वॉल? घरेलू हिंसा को रोको, बेल बजाओ। Today I'm in the lovely town of Bournville, holding a Bournville. Now they have a tradition here. Listen to the snap, take in the aroma, but before you can eat it, you have to ask yourself, have you earned it? British mumbo jumbo. Have I earned it? No! But I'm going to eat it anyway. Made from precious Ghanaian cocoa comes a dark chocolate so fine, you don't just buy a Bournville, you earn it. HIV अवस्था का ज्ञान, सलाह, जांच केंद्र, गोपनीयता, यानी बात सिर्फ मेरे तक ही रहेगी। सरकारी अस्पताल में ये टेस्ट फ्री है। तो आप टेस्ट के लिए तैयार हैं? हाँ। दर्द बिल्कुल नहीं हुआ। नतीजे देखें? जी। ये टेस्ट कोई हवा नहीं है। टेस्ट करवाओ और डर का भूत भगाओ। इलेक्शन के दिन अगर आप वोट नहीं कर रहे हो तो आप सो रहे हो। वोट दो, किसको वोट दे? और वोटर रजिस्ट्रेशन वो कैसे करें? लॉग ऑन टू jagore.com। वोटिंग के सारे प्रॉब्लम सॉल्व। चाय पियो। अगर आपके पड़ोस में घरेलू हिंसा की चीख सुनाई देती है तो रुकिए मत, उस घर तक जाइए और बेल बजाइए ताकि सामने वाले को पता हो कि हमें पता है। Hey, don't we need fuel? Stop at nothing. Easter. HIV अवस्था का ज्ञान, सलाह, जांच केंद्र। बेटा एक सलाह दूं? निकल लेते हम। सलाह के लिए ही तो आया हूँ, पर तुम्हारी नहीं। गोपनीयता, यानी बात सिर्फ मेरे तक ही रहेगी। लूट लेंगे, लूट। कितना लगेगा? फ्री है। सरकारी अस्पताल में ये टेस्ट फ्री है। सलाहकार दोस्त टेस्ट से पहले HIV एड्स के बारे में समझाता है। तो आप टेस्ट के लिए तैयार हैं? नहीं। हाँ बेटा, बहुत दर्द होगा। ड्रामेबाज। नहीं। दर्द बिल्कुल नहीं हुआ। नतीजे के समय सलाहकार फिर से सलाह देता है। नतीजे देखें? जी। दिखा ना मेरे लिए। हाँ, ये दिखा? सिर्फ मेरे लिए, समझे? ये टेस्ट कोई हवा नहीं है। टेस्ट करवाओ और डर का भूत भगाओ। There's a secret behind every Milano. Hide and Seek Milano brings you 3 new flavors: rich butternut, exotic chocolate, and delicious butterscotch cookies. Parley Hide and Seek Milano. मेरा जीना आराम कर दिया।
थोड़ा दूध मिलेगा? घरेलू हिंसा को रोको, बेल बजाओ। Very seldom do we witness the amalgamation of artistic skill and strength in a form that goes beyond our imagination. New Zealand Tour of Australia, live, second ODI, Friday, 8:45 a.m. on Star Cricket. झारिया कोलफील्ड के फायर फाइटर्स चिंतित हैं। आग से निकली गैसेस से पूरा इलाका विषाक्त हो गया है। झारिया के कोयला खदानों के कुछ हिस्सों में 80 से 85% बाशिंदे सांस की किसी न किसी बीमारी की चपेट में हैं। ग्लेन और मेलिसा भी चिंतित हैं। यहाँ सतह पर तापमान 84 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। इस आग के साथ साथ जहरीली गैसों की वजह से सेंट्रेलिया के हालात बद से बदतर होते जाएंगे। कोयला खदानों की आग से निकलने वाली प्रमुख प्रदूषणकारी गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, जो एक ग्रीन हाउस गैस है। पिछले 200 वर्षों से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 25% बढ़ गई है। इससे